कहाँ तारा HD में लो जयपुर का नज़ारा आज। तूफान हो ना इसी की तरह सब वही है। टिड्डे का तूफान देख नजरी गुना रहेगा मायने आकाश तो पटाखा फूटा लगा देख। दीवार के। रॉकेट छोड़, नहीं रॉकेट छोड़ देना अगर आड़ा होता ना तो मैं छोड़ देखो और जानो नेट ही कौन चल रहा बोले वीडियो भेज मैंने हमारे यहाँ पे टिड्डियों का हमला हो गया है। आज तक मैंने मेरी लाइफ में ऐसा सीन नहीं देखा है। ये बहुत ही डेंजरस पोजीशन दिख रही है। हमारे इतिहास के अंदर ऐसा सीन नहीं देखा है। अरब खराब कोई पॉपुलेशन नहीं है इनकी। देखो जैसा मारू जी के चौक की आप हालत देख रहे हैं। पाकिस्तान का टिड्डी दल हमारे यहाँ पे है। वर्ल्ड में ऐसे सीन नहीं देखे हैं। बिलियंस ट्रिलियंस नो काउंटिंग। राम राम सभी भैया ना भाई कारतूस चौधरी का चुपाड़ नाम के चैनल को जो आपका प्यार मिल रहा है, जो मैंने हाल ही में बनाया है, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। और उम्मीद है और प्रार्थना है कि आपका आगे भी प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा। मैं भी लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं आपके लिए डाटा लेके आऊँ, एक तो वो रिलायबल हो, विश्वसनीयता बनी रहे उसकी, और दूसरा कि मैं अपने सीमित संसाधनों में कितने अच्छे से उसे आपके सामने बात समझाने के लिए, समझने के लिए रख सकता हूँ, ये मेरा प्रयास रहता है। तो चलिए आज का टॉपिक, जैसा हमारे देश में एक समस्या बनी हुई है टिड्डी, जिसको लोकस्ट भी बोलते हैं, जो खासकर पश्चिमी भारत यानी उत्तरी पश्चिमी भाग भारत का जो है राजस्थान, खासकर राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में अभी हाल फिलहाल में जिसके दल देखे गए हैं, टिड्डी दल देखे गए हैं। तो जैसा आपने अभी वीडियो शुरू होने से पहले वीडियोस देखी, उसमें आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी मात्रा में एक साथ हमला करते हैं और हमला फसलों पर करते हैं। लेकिन अभी जयपुर की जो आपने ये वीडियो देखी, ये पहली घटना है, मतलब जो एक बड़ी मात्रा में टिड्डी दल किसी शहर में घुसे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं, उसके बाद में सामान्य बात करेंगे। तो फैक्ट्स एंड फिगर ये हैं कि टिड्डी जो दल है टिड्डियों का, वो आता है ईरान की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से। यानी अब क्षेत्र का जैसे मैंने नाम लिया तो वहाँ की विशेषता कुछ रही होगी, तभी इनकी वहाँ पे उत्पत्ति होती है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ की जो ज़मीन है वो रेतीली है, और जो टिड्डियाँ होती हैं वो अपने जो अंडे देती हैं, घोंसला बनाती हैं, वो रेत में बनाती हैं और वहाँ पे अपने अंडे देती हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप इसको देख लेते हैं। अरब सागर के 3 और जो देश हैं, जिनमें अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप और इराक ईरान का जो क्षेत्र है, तीनों क्षेत्रों में इसका प्रभाव ज़्यादा देखा जाता है। जिसका कारण ये है कि वहाँ पर नमी का बना रहना। 2018 में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे सरकमटेंसेस हुए, जैसे चक्रवातों का आना, पश्चिमी विक्षोभ यानी भूमध्य सागर की ओर से चलने वाली जो हवाएं हैं जिनमें नमी होती है, तो टिड्डियों को अपने ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए नमी की आवश्यकता होती है। तो इन पश्चिमी विक्षोभों और असामान्य रूप से आने वाले जो चक्रवात हैं, उनकी वजह से वहाँ के वातावरण में नमी की अधिकता होने के कारण, और इसका प्रभाव, जो नमी का प्रभाव है, वो भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ बढ़ने के कारण, जैसा आपने अभी भी देखा होगा, अप्रैल, मई और मार्च के महीने में, मार्च, अप्रैल और मई के महीने में भारत में कुछ असामान्य विक्षोभ की वजह से चक्रवातों की उत्पत्ति हुई और हवा में नमी बनी रही। यही कारण है कि आज जो ये टिड्डियाँ 27 साल बाद जिनका हमला एक मास लेवल पर हुआ है, एक बड़े क्षेत्र में हुआ है, उसका यही कारण है कि ये नमी जो यहाँ पर उन विक्षोभों के कारण बनी थी। तो आइए अब टिड्डियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 7 से 9 मिलीमीटर के आसपास इनका अंडा होता है।
रेत में जैसा मैंने आपको बताया, बलुई मिट्टी में अगर नमी हो तो वो सबसे अच्छा ग्राउंड होता है, ब्रीडिंग ग्राउंड होता है। और मेटिंग के 14 से 15 दिन के पश्चात ये अपने 1 महीने के अंदर अपने अंडे देने शुरू कर देती हैं। और गर्मी और सर्दी के मौसम में अंतर ये है कि गर्मी के मौसम में अंडों से 14 या 15 दिन में जो बच्चे हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं, जबकि जो सर्दियां हैं उसमें, शरद ऋतु में इनको समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब जो मैंने आपको क्षेत्र बताए, जैसे ईरान बताया और पाकिस्तान का क्षेत्र बताया, वहाँ पर नमी उपयुक्त होने के कारण इनके जो ब्रीडिंग ग्राउंड हैं वो बने हुए हैं। और भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत में अभी इनके ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं है, यानी जो थार मरुस्थल है उस क्षेत्र में आके नमी उतनी नहीं रह पाती कि अपने ब्रीडिंग ग्राउंड वहाँ पर बना सकें। 10 किलोमीटर के वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये दिखाई देती हैं, मतलब इनका एक दल इतना बड़ा हो सकता है। और एक दल में 4-5 करोड़ टिड्डियाँ होना एक सामान्य घटना है। और कभी कभी इनके जो दल हैं उसमें ये संख्या 20 करोड़, 15 करोड़, 15-20 करोड़ तक भी पहुंच जाती है। और 10 वर्ग किलोमीटर में इनका एक दल देखा गया, और जो अब तक सबसे बड़ा दल देखा गया वो 300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में भी देखा गया है। उपयुक्त हवा होने पर ये एक दिन में लगभग 150 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेती हैं। और भारत में अभी जो मैं कल तक की आपको न्यूज़ के बारे में अगर बताऊं तो मध्य प्रदेश के सतना क्षेत्र, अभी रीवा की तरफ इनका मूवमेंट हुआ है। और जहां पहले ये नागौर तक आती थी, ये बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर ये क्षेत्र प्रभावित रहते हैं और नागौर तक आती थी, अब ये जयपुर से आगे निकल चुकी हैं, जिसमें हरियाणा के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वो प्रभावित हुए हैं, और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती, और यूपी के हमीरपुर, बांदा, यहाँ तक माफ़ कीजिएगा, यहाँ तक इनकी पहुँच हो चुकी है। अभी इनका जो क्षेत्र देखा गया है। अब बात कर लेते हैं इनकी रोकथाम की। तो अभी समस्या क्या बनी है कि ईरान और ईरान वाले क्षेत्र में सभी देश कोरोना से निपटने में लगे हुए हैं। तो कोरोना से निपटने के एवज में अब की बार क्या हुआ है, जो इनके ब्रीडिंग ग्राउंड थे जहां पर इन दवाओं का छिड़काव किया जाता था, पेस्टिसाइड्स का, कीटनाशक का, अब की बार छिड़काव उस मात्रा में नहीं हुआ है, जिसके कारण अब की बार इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। ये हुआ इनकी संख्या में वृद्धि का कारण। और इनके फैलाव का कारण मैंने जैसा आपको बताया कि नमी की अधिकता और उस नमी का प्रभाव क्षेत्र भारत के पश्चिमी क्षेत्र में बना रहना। समस्या क्या आ रही है कि लोकस्ट वार्निंग सेंटर भी बने हुए हैं, सरकार वहाँ पर कीटनाशक पेस्टिसाइड का छिड़काव भी कर रही है। और लगभग ये बोला जाता है कि 4 करोड़ के आसपास जो टिड्डियाँ हैं वो 35,000 जो व्यक्ति हैं उनके बराबर अनाज को समाप्त कर देती हैं। रबी की फसल पर इनका प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में देखा जा रहा है। और जो अगर मैं कुछ आपको औषधीय पेड़ बताऊं उनको, जिनको ये हानि नहीं पहुंचाते हैं, तो जैसे नीम हुआ, शीशम हुआ, ओक हुआ और अंजीर हुआ, इन पेड़ों को ये हानि नहीं पहुंचाते हैं। और बाकी जो पेड़ हैं, जिन जो कोमल पत्तियां हैं, कोमल टहनियाँ हैं, उन तक को ये कुछ ही मतलब समय में समाप्त कर देती हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको लोकस्ट वार्निंग सेंटर बताया, तो भारत में ये समस्या पहले भी बनी रही है। 1929 से 31 के बीच में जो मतलब डाटा है वो ये कहता है कि टिड्डियों के दल आसाम तक पहुंच गए थे। और चूंकि ये लंबे समय से समस्या रही है, खासकर पाकिस्तान भारत की जहाँ सीमा लगती है, पश्चिमी भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो वहाँ पर सरकार के पास को उस समय इसकी रोकथाम के लिए आज़ादी के पश्चात भी अपने विमान भी रहे हैं दवाई छिड़कने के लिए। और जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो कृषिगत क्षेत्र हैं, कृषि की जो ज़मीन है, वहाँ पर अगर आप छिड़काव करते हैं उसके लिए अलग दवाइयाँ हैं, जिससे जो कृषि है उसको क्षति ना पहुँचे। और जो शहरी क्षेत्र हैं या कृषि क्षेत्र नहीं है, वहाँ पर इनकी दवाई छिड़काव के लिए उनकी अलग केमिकल कंपोजिशन होती है। तो समस्या ये है कि अगर आपने दवाई छिड़की है और वो खेत के नज़दीक आपने छिड़की है, मतलब जहाँ पर अभी खेत नहीं है, कृषिगत ज़मीन नहीं है, लेकिन दवा छिड़कने के पश्चात वो जो टिड्डियों का दल है वो खेत में पहुँच जाता है, तो इनके शरीर में वो कीटनाशक खेतों में भी पहुँच जाते हैं, जिससे खेतों में, कृषि में क्षति उठानी पड़ती है किसान को। तो अभी क्या हो रहा है कि जहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है कृषिगत क्षेत्र के बाहर, और वहाँ पर
अगर ये भारी मात्रा में, जैसा देखने में आ रहा है न्यूज़ में, समाचारों में, भारी मात्रा में अगर ये इनकी मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के पश्चात जो केमिकल इनके शरीर पर लगे हुए हैं ज़मीन के नीचे चले जाते हैं और उससे वहाँ पर भविष्य में मतलब पैदावार होने के चांसेस कम हो जाते हैं या पेड़ पौधे भी उगने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर ये ही आपके खेतों में चली जाएं दवाओं के छिड़काव के साथ में, तो वहाँ पर भी खेती को भारी क्षति होती है, भविष्य में भी पैदावार कम होती है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप दवाओं का छिड़काव नहीं करते हैं तो इनका जो शरीर है वो, उसमें काफ़ी जैविक पदार्थ होते हैं जिससे वो एक खाद का रूप का भी काम कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जितने का मतलब कृषि की ज़मीन में खाद पहुंचता है उससे ज़्यादा की किसान को क्षति उठानी पड़ती है। विशेषज्ञों का यहाँ तक मानना है कि अगर 5 साल तक कठिन प्रयास किया जाए तब जाकर इनको समाप्त किया जा सकता है। कुछ समय पहले तक इनको, चूँकि ईरान में भी जैसे ये कोरोना की महामारी से पहले छिड़काव होते थे तो वहाँ पर इनकी संख्या कम हो जाती थी। उधर जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, वह राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ पर भी दवाओं का अच्छी खासी मात्रा में छिड़काव होता था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कोरोना संकट की वजह से अब की बार ना तो ब्रीडिंग ग्राउंड पे छिड़काव हुआ है और ना राजस्थान के क्षेत्र में भी उस मात्रा में छिड़काव हुए हैं, जिसकी वजह से इसने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। और जैसा कि कोरोना की किसी को भी हो सकता है, लेकिन टिड्डियों का एक जो ये दल है विशेष रूप से किसानों की फसलों को क्षति पहुंचाता है। चूँकि राजस्थान में केवल एक फसल ली जाती है जिसका कारण मानसून पर निर्भरता है, बारिश की मात्रा पर निर्भरता है, तो एक फसल को नुकसान होने का अभिप्राय है, अर्थ है कि वहाँ पर आपने एक लंबे समय तक अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी। और अगर इनकी मात्रा बढ़ती है तो ये अकाल रूपी जो एक पृष्ठभूमि है उसको भी तैयार कर सकती हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए एक तो कठिन प्रयास की आवश्यकता है और गवर्नमेंट जो सरकारें हैं, वो राज्य सरकारें हों, वो भी अच्छी खासी मात्रा में प्रयास कर रही हैं। लेकिन चूँकि कोरोना संकट की वजह से प्रयास उतनी मात्रा में नहीं हो रहे हैं और ये प्रकृति पे निर्भर करता है, नमी कैसे मेंटेन करनी है या नमी नहीं। तो इसके लिए हमें, जैसे आपने सुना होगा बीटी कॉटन में हमने एक अनुवांशिक परिवर्तन किया जिसकी वजह से बीटी कॉटन को, मतलब कॉटन को क्षति पहुंचाने वाला कीड़ा स्वयं समाप्त हो जाता है। तो या तो हमें अपनी फसलों के जीन में या फिर हमें जो ये टिड्डियाँ हैं इनके ही जीन में किसी प्रकार से दवा के माध्यम से परिवर्तन करना होगा ताकि भविष्य में इस प्रकार की क्षति को रोका जा सके। और अगर मैं इसके बारे में आगे बताऊं तो आप एक स्थिति की कल्पना कर सकते हैं कि किसान खेत में खड़ा है, टिड्डियों के दल का हमला होता है और इतनी मात्रा में कि आसमान की जो रोशनी है, सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। और किसान भरसक प्रयत्न करता है, जैसा टिन के जो स्टील के या जो टिन के वो होते हैं, कंटेनर होते हैं, कनस्तर होते हैं, उनको बजा कर, चद्दरों से उड़ाकर, पानी का छिड़काव करके, मिट्टी रेत को फेंक कर, लेकिन वो नाकाफ़ी होते हैं प्रयास। अगर मैं बात करूं तो आप स्थिति की कल्पना कर सकते हैं कि किसान खेत में खड़ा है, अपनी फसल के भरोसे, उसे किसी का कर्ज चुकाना है, उसे अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भी धन की आवश्यकता होगी, अर्थ की आवश्यकता होगी, अपनी जो घर की आवश्यकताएं हैं, खान पीन की जो आवश्यकताएं हैं उनकी भी उनके लिए भी उसने एक सपना बुन रखा होगा कि भाई हमारी फसल बिकेगी तो हम इन सपनों को पूरा करेंगे। अब आप सोचिए कि टिड्डियों के दिल का हमला होता है और फसल चौपट हो जाती है और खेत में केवल एक बिलखता हुआ किसान रह जाता है जिसके सपनों को इन टिड्डियों ने खा लिया चटकारे लेके, और खाने के पश्चात वो आगे निकल गई और पीछे रह गया बीपीएल के कार्ड धारक एक गरीब किसान। स्थिति गंभीर है और प्रयास ये होना चाहिए सरकारों का, ये सुझाव है व्यक्तिगत, कि अधिक से अधिक मात्रा में किसानों को एक सहायता मुहैया कराई जाए और इसके भविष्य के लिए, टिड्डियों के भविष्य के लिए, इस प्रकार के प्रकोप को रोकने के लिए एक उचित कार्य नीति, योजना नीति का निर्धारण हो और उस पर काम किया जाए, उसका क्रियान्वयन किया जाए। और जो सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई कि जो भारत है वहाँ पर इनका ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं है, सबसे बड़ी अच्छी बात यही है, क्योंकि अगर इनका ब्रीडिंग ग्राउंड होता तो समस्या और भी विकराल हो सकती थी। और जो भारत में दल हैं वो केवल घुमंतु दल हैं, इसीलिए जो लोकस्ट वार्निंग सिस्टम है वो इनकी दलों की पहचान करते हैं और वहीं पर टारगेटेड जो जोन होते हैं वहीं पर दवाओं का छिड़काव भी करते हैं। लेकिन चूँकि अब की बार इनकी संख्या अधिक होने के कारण जो हमारे प्रयास हैं वो नाकाफ़ी सिद्ध हुए हैं। तो मेरा आप लोगों से अपील है,
अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए, जैसे पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए फ्रूटफुल है या नॉर्मल सामान्य व्यक्ति के लिए भी फ्रूटफुल है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, आगे भेजें। और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चुपाड़ चैनल यानी मैं कारतूस चौधरी हमेशा कोशिश करेगा कि जो जनहित के मुद्दे हैं या देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, किसी भी वर्ग से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो आपको संपूर्ण तथ्य और जानकारी के साथ उपलब्ध हो सकें। राम राम।